इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, बाय दिस इक्वेशन। और इसके थ्रू हमने लास्ट टाइम पे कैलकुलेट किया था, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए, जो लास्ट टाइम पे हमने कैलकुलेट किया था। तो लास्ट टाइम पे जो हमने कैलकुलेट किया था वो हमने किया था ये कंडक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। कंडक्टिव रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आई थी दैट इज एल बाय के, मतलब अगर कहीं कंडक्टिव हीट ट्रांसफर हो रहा है तो उसकी जो वैल्यू होगी दैट इज एल बाय के, ठीक है, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। अगर कहीं कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर हो रहा है तो उस केस में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी दैट इज नथिंग बट 1 बाय एच ए, वेयर व्हाट इज एच, एच इज द convective heat transfer coefficient. This H is nothing but convective heat transfer coefficient. This is the convective heat transfer coefficient. Okay, so this will be the value of this H. उसके बाद हमने आर रेडिएशन भी कैलकुलेट किया था, और मैंने बताया था तुम्हें कि आर रेडिएशन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, द थर्मल रेजिस्टेंस ड्यू टू द रेडिएशन दैट मे बी इक्वेटेड एज 1 अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, वेयर एप्सिलॉन, दिस एप्सिलॉन इज द एमिसिविटी, एमिसिविटी ऑफ योर रियल सरफेस। और इसकी कोई भी रियल सरफेस होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 से 1 तक जनरली लाई करेगी। फॉर द ब्लैक बॉडी दिस एमिसिविटी बिकम्स 1, सिग्मा बी इज द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, वैल्यू आई हैव ऑलरेडी डिस्कस 5.67 into 10⁻⁸। एरिया इज द एरिया ऑफ द सरफेस, दिस T1 plus T2 T1 plus T infinitive multiplied by T1 square plus T infinitive square. This is the radiation, the resistance due to the radiation, ठीक है। तो ये तो अब हमने तीनों जो रेडिएशन थे, मतलब रेडिएशन के कारण, कंडक्शन के कारण और कन्वेक्शन के कारण जो रेजिस्टेंस आ रहे हैं वो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। एक बार दोबारा से मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट का आपको पता होना चाहिए, मैं दोबारा से आपको बताना चाहूंगा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट का कंसेप्ट है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि अगर आपका टेम्परेचर यहाँ T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, ठीक है, और किसी भी सरफेस में हीट ट्रांसफर हो रहा है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस मे बी रिटन एज लाइक दिस, द T1 will be temperature here, T1 will be written in this side and T2 will be written in this side and this will be the thermal resistance, ठीक है, and heat will flow in this direction, ठीक है, if T1 is greater than T2, ओके, सो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जो हीट है वो फ्लो करेगी। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट की हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में यहाँ पे V1 वोल्टेज होता था, यहाँ पे V2 वोल्टेज होता था, और ये करंट फ्लो करता था यहाँ पे I, ठीक है, और इस I की वैल्यू कितनी होती थी, डेल V बाय द R इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, RE अगर मैं इसको बोलूं तो इसका रेजिस्टेंस है इस सर्किट का, तो डेल V बाय RE होता था। तो अगर तुमसे यहाँ कोई पूछे कि इस Q की वैल्यू कितनी होगी, तो Q की वैल्यू होगी यहाँ पे जो वोल्टेज है उसका सिमिलर एनालॉजी क्या है, हमारा टेम्परेचर है, ठीक है, और रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ये होगा, तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ पे T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय R, ठीक है, वेयर R इज द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, ठीक है। तो ये एनालॉजी आप लोगों को याद होनी चाहिए, पहली चीज तो ये है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को अभी तक तो जो हमने डिस्कस किया है वो एक जनरल हमने वो डिस्कस किया है जिसमें हमने कंडक्टिव, कन्वेक्टिव और रेडिएटिव में क्या रेजिस्टेंस होगा वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी फाइंडेड आउट दैट, ओके। सो नाउ वी विल कम टू द कॉम्प्लेक्स सर्किट, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट में जाने से पहले मैं एक और चीज तुम्हें यहाँ बताना चाहूंगा, ठीक है, कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि कोई भी एक सरफेस मान लो तुम्हारे पास दिया हुआ है, लेट अस एज्यूम दिस इज वन ऑफ द सरफेस and in this surface the heat is transferring either through the heat is transferring by both way, that means heat is transferring by convection as well as by the radiation। अगर convection से भी ट्रांसफर हो रहा है इस सरफेस से और रेडिएशन से भी ट्रांसफर हो रहा है, और मान लेते हैं कि इस सरफेस का टेम्परेचर अगर TS है, ठीक है, और जो यहाँ पे हमारा कोई भी जो हमारा फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है, तो इसको मान लेते हैं कि अगर ये T इन्फिनिटिव टेम्परेचर पे है, और अगर तुमसे कोई ये कहता है कि भाई इसमें जो हीट ट्रांसफर है वो दोनों वे से हो रहा है, मतलब कंडक्शन से, सॉरी, कन्वेक्शन से भी हो रहा है, कन्वेक्शन से भी हो रहा है और रेडिएशन से भी हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में जो तुम्हारा थर्मल रेजिस्टेंस की सर्किट है वो कैसे बनेगी, ठीक है। तो उस केस में हमेशा याद रखना, उस केस में जो सर्किट बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, दिस विल बी TS, ठीक है, this will be T infinitive, okay, and these two resistance will be in parallel, that means first we will make a convection resistance, ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पे कन्वेक्शन रेजिस्टेंस बना देंगे, कन्वेक्शन रेजिस्टेंस की वैल्यू तुम्हें पता ही है 1 अपॉन HA होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा जो हमारा रेजिस्टेंस था किसके कारण, रेडिएशन के कारण, जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन जो थी 1 अपॉन एप्सिलॉन सिग्मा बी ए
T1 प्लस टी इन्फिनिटी T1 स्क्वायर प्लस टी इन्फिनिटी स्क्वायर, ठीक है। ये जो इक्वेशन थी ये वैल्यू होगी इसकी थर्मल रेजिस्टेंस की। तो हमेशा जो कन्वेक्शन और रेडिएशन का जो रेजिस्टेंस है ये याद रखना कि हमेशा पैरेलली आएगा। अगर कभी भी ऐसा केस आता है दोनों चीजें हो रही हैं, ठीक है, और तुम्हें थर्मल सर्किट डिजाइन करना है, तो हमेशा जो कन्वेक्शन और रेडिएशन है वो आपस में पैरेलल आएंगे, ठीक है, या एक दूसरे के उसमें आएंगे। अब इसके आगे और कुछ लगा है तो उसके कारण चेंज हो सकता है, वो हम अभी बाद में देखेंगे। बट अभी हम आ जाते हैं जो कॉम्प्लेक्स सर्किट अगर हमारे पास कोई है तो कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया है अभी तक सबको याद हो गया ये रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, बताओ मुझे जरा। ओके, कोई बताओ मुझे कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। ओके, और कोई बताओ मुझे रेडिएटिव थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। थोड़ा टिपिकल है इक्वेशन, हो सकता है याद ना हो, ठीक है। ज्यादा आएगा भी, बहुत ज्यादा आएगा नहीं। ये जो रेडिएटिव वाला है, रेडिएटिव वाला कंपोनेंट कभी कभार ही आएगा तुम्हारे उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, लेकिन कभी आता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 1/ε सिग्मा ए। हाँ सर 1/ε सिग्मा ए T1 प्लस टी इन्फिनिटी प्लस T1 स्क्वायर प्लस टी इन्फिनिटी स्क्वायर। ओके, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब हम आते हैं भाई कॉम्प्लेक्स सर्किट में। देखो अब जो तुम्हारी सर्किट हो सकती है ना उसमें ऐसा, अभी तक तो हम एक सिंगल स्लैब की बात कर रहे थे, ठीक है। अब तुम्हारे पास मल्टी लेयर स्लैब हो सकती है या मल्टी लेयर प्लेन वॉल्स हो सकती है या कई सारे स्लैब हो सकते हैं जो कि या तो सीरीज में हो या तो पैरेलल में हो सकते हैं, ठीक है, या फिर मिक्स कंडीशन हो सकती है। जैसे तुम्हारे सर्किट होता है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है तो उसमें जिस तरीके से होता है उसी तरीके से यहाँ पे भी तुम्हारे पास स्लैब्स हो सकती हैं। और उसका ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे आज तो हम एक ये देखने वाले हैं, ठीक है। पहले मैं ये बताऊंगा तुम लोग कैसे हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है ये जो थर्मल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट है इसको हम डिफरेंट प्रोसेस में हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा तुम लोगों के साथ मल्टी लेयर प्लेन वॉल के बारे में, ठीक है, या फिर कंपोजिट स्लैब के बारे में। तो जो पहला यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूं, हेडिंग है हमारा मल्टी लेयर प्लेन वॉल, ठीक है। अब सबसे पहला जो है इसमें सबसे फर्स्ट जो केस है वो है प्लेन स्लैब इन सीरीज, प्लेन स्लैब इन सीरीज, ठीक है। अब प्लेन स्लैब इन सीरीज की अगर मैं यहां पे बात करूं तो प्लेन स्लैब इन सीरीज का मतलब ये हुआ कि इसमें मोर देन वन स्लैब्स होंगी एंड दे ऑल स्लैब्स विल बी इन सीरीज, ठीक है। सारी की सारी जो प्लेन्स है वो हमारी सीरीज में होंगी। तो मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं यहाँ पे, जैसे मैं तुम्हें डायग्राम दिखा देता हूं कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का होगा। मान लो कि ये हमारे पास है, ठीक है। तो एक स्लैब ये हो गया, कि आगे ये दूसरा स्लैब हो गया और उसके आगे ये तीसरा स्लैब हो, ये इस तरीके से तीन स्लैब होंगी। तो इस तरीके से हमारे पास मान लो कि तीन स्लैब है, ठीक है। अब ये जब तीन स्लैब होंगी तो इधर भी भाई कोई फ्लूइड होगा, मान लो कि इधर कोई फ्लूइड है, ठीक है, ओपन टू एयर होगा या कोई भी होगा, कोई भी चीज होगी, तो इधर कोई फ्लूइड होगा। मान लेते हैं कि ये जो फ्लूइड है इसका टेम्परेचर है टी इन्फिनिटी, ठीक है। और जो कन्वेक्टिव थर्मल जो कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है दैट इज H1, ठीक है, इन दिस साइड, ठीक है, ये हमने मान लिया, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि ये टेम्परेचर टी इन्फिनिटी है, ठीक है। उसके बाद हम मान लेते हैं यहाँ का जो टेम्परेचर है इस वाल के इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है दैट इज T1, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज T2, वी आर एज्यूमिंग द टेम्परेचर टू बी T2। यहाँ पे हम टेम्परेचर मान रहे हैं T3, ठीक है। और यहाँ पे हम टेम्परेचर मान रहे हैं T4, यहाँ पे जो टेम्परेचर मान रहे हैं वो हम मान रहे हैं T4। और यहाँ पे भी कोई एक फ्लूइड होगा, तो लेट अस अज्यूम द टेम्परेचर टू बी, इसको T इन्फिनिटी 1 बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोल देते हैं T इन्फिनिटी 2, ठीक है। दिस इज द सेकेंड फ्लूइड, ठीक है। और इसका जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है इधर वाली फ्लूइड का दैट इज H2। तो ये देखो कुछ कॉम्प्लेक्स तुम्हें लग रहा होगा कि इसमें तीन तीन स्लैब्स हैं, ठीक है। और तीनों स्लैब्स में अलग अलग टेम्परेचर दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ T1, यहाँ T2, इस पॉइंट का T3 और इस पॉइंट का T4। अगर मैं कहूं भाई कि इसका जो, अगर मैं कहूं कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा टेम्परेचर का वो कैसा होगा, तो सबको पता है अगर स्लैब है तो सीधी सी बात है कि वो लीनियर वेरिएशन होगा। मतलब अगर यहां से यहां तक की मैं लाइन बनाने को बोलूं तो तुम लोग बना सकते हो। इसकी लाइन जो होगी, ठीक है, इसकी जो लाइन होगी दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। T2 T3 स्ट्रेट लाइन होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है।
यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ से बना रहा हूँ, ठीक है, टी इन्फिनेटिव को, क्योंकि यहाँ थोड़ा स्पेस कम है। तो इस तरीके से मैं अगर बनाऊंगा तो ये जो होता है ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन नहीं होता, स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। कह सकते हो थोड़ा सा कर्वेचर के फॉर्म में होगा ये, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो इस तरीके से आएगा। अब ये हमारे पास स्लैब हो गए, ठीक है। अब इसमें मैं मान लेता हूं कि द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दीज स्लैब्स, let me call the thermal conductivity of this slab to be Ka, ठीक है। Let me call this slab as A, this slab as B and this slab as C, ठीक है। A B C मान लिया, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी Ka, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी Kb और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी Kc, ओके। और जो लेंथ की अगर मैं बात करूं तो लेंथ तीनों की अलग अलग है, ठीक है। लेट मी एज्यूम द लेंथ ऑफ दिस स्लैब टू बी La, ठीक है, द लेंथ ऑफ दिस स्लैब टू बी Lb and length of this slab to be LC. Okay, so this is the length of this slab, as you can see. Now we want to find out the entire thermal resistance of this circuit, ठीक है। तो पहले तो हम इसका सर्किट बनाना चाहते हैं कि इसका सर्किट कैसा बनेगा, इसकी अगर इलेक्ट्रिकल एनालॉजी लेते हैं तो इसका जो सर्किट है वो कैसा बनेगा, ठीक है। तो देखो, जो टोटल हमारा हीट ट्रांसफर होता है, द हीट ट्रांसफर Q, दैट इज गिवन बाय नथिंग बट डेल्टा टी जो होगा ओवरऑल डेल्टा टी जो होगा, ये कहां से आता है मैं अभी ये भी बता दूंगा, ठीक है। ओवरऑल डिवाइडेड बाय आर टोटल, जो टोटल इसका थर्मल रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। अब टोटल ये जो थर्मल रेजिस्टेंस है ये कहां से, ये डेल्टा टी ओवरऑल तो तुम देख सकते हो कहां से आएगा, ये यहाँ पे हमारा टी इन्फिनिटिव 1 है और ये हमारा टी इन्फिनिटिव 2 है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर टेम्परेचर डिफरेंस की मैं बात करूं तो टी इन्फिनिटिव 1 माइनस टी इन्फिनिटिव 2, ये हमारा ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। अब हमें चाहिए टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब टोटल रेजिस्टेंस कहां से आएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू मेक द इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपोजिट स्लैब, ठीक है। अब मैं इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट बहुत इजीली हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाता हूं तो लेट मी कॉल दिस टेम्परेचर टू बी टी इन्फिनिटिव 1, ठीक है। दिस इज द टेम्परेचर टी इन्फिनिटिव 1, ठीक है। टी इन्फिनिटिव 1 से T1 के बीच में क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस बनाना है हमें, यहां से मैं मान लेता हूं कि यहां तक जो है, ठीक है, यहां तक जो है T1 तक एक रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस कैसा होगा, ये कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पूछता हूं, भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये जो पहला वाला है हमारा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तुम खुद ब खुद बता सकते हो। इसकी वैल्यू होगी सर H1 अपॉन A, वेयर A इज द एरिया ऑफ द सरफेस। तो एरिया मैं यहाँ पे जनरली अभी सेम मान के चल रहा हूँ, एरिया इज सेम, क्योंकि एरिया ये वाला एरिया होगा विच विल बी परपेंडिकुलर टू द हीट फ्लो। तो परपेंडिकुलर टू हीट फ्लो का एरिया ये होगा, अगर 3 स्लैब्स हैं, ठीक है, तो तीनों स्लैब अगर किसी रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो एरिया विल बी सेम, ठीक है। तो एरिया मैंने A मान लिया है, दैट विल बी H1A। दिस इज नथिंग बट द कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन टी इन्फिनिटी 1 एंड T1, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं T1 से T2 के बीच भी एक रेजिस्टेंस होगा, लेट मी कॉल दिस इज टेम्परेचर T2, ठीक है। तो इसके बीच भी एक रेजिस्टेंस होगा, ये कौन सा रेजिस्टेंस होगा, दिस इज अ कंडक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। तुम्हें ऑलरेडी पता है कंडक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, L अपॉन Ka होती है। तो La मतलब यहाँ पे La है, जो हमारी लेंथ है वो La है अपॉन Ka, ठीक है। तो K हमारा क्या है, यहाँ पे Ka है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दिस स्लैब इज Ka, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, एरिया इज A, वी हैव कांस्टेंट, वी हैव अज्यूम्ड द एरिया टू बी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा T1 हो गया, T2 हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो T2 से T3 के बीच क्या लगा हुआ है, देखो T2 से T3 के बीच अगेन वी हैव अ थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है, कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस बिटवीन T2 एंड T3। तो अगर मैं इसको T2 बोलूं और इसको T3 बोलूं, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा T2 और T3 के बीच होगा, दैट इज नथिंग बट the resistance, the value of this resistance will be nothing but LB by KB into A, ठीक है, ये लिख सकते हो। इसी तरीके से अगर T3 से T4 के बीच में बात करूं तो T3 से T4 के बीच भी एक कंडक्टिव रेजिस्टेंस ही होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी LC डिवाइडेड बाय KC into A, ठीक है। और उसके बाद फाइनली यहाँ T4 तक पहुंच चुके हैं हम। T4 के आगे अगर हम जाएंगे तो T4 से T इन्फिनिटिव के बीच में अगेन वी हैव द convective heat transfer coefficient, ठीक है। so we have a convective resistance between T4 and T infinitive 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ T infinitive 2, ठीक है।
एंड इसके बीच जो रेजिस्टेंस होगा, इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज नथिंग बट 1/H2A, ठीक है, वेयर वी हैव अज्यूम्ड द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑन दिस साइड टू बी H2। तो इस तरीके से जो इसकी सर्किट है वो तुम्हारी बन जाती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं कि टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो जो अगर सीरीज का केस है तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, देख लो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा जो भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूं R1, ठीक है, ऐसे में लिख रहा हूं अभी, मान लो इसको R1 बोलूं, इसको R2 बोलूं, इसको R3 बोलूं, इसको R4 बोलूं और इसको R5 बोलूं, ठीक है। तो जो टोटल ये R टोटल होगा, R टोटल जो होगा दैट विल बी नथिंग बट R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ठीक है। अब इसकी वैल्यू लिख दो R1 R2, यही हमारा R टोटल होगा, ठीक है। तो अगर R टोटल की मैं बात करूं तो R टोटल की जो वैल्यू होगी दैट इज नथिंग बट 1/H1A प्लस LA KA एरिया A प्लस LB KB एरिया, LC KC एरिया प्लस 1/H2A। दिस विल बी द टोटल थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, ठीक है। तो समझ में आ गया। अगर सीरीज का केस है तो इस तरीके से होगा, ठीक है। अब अगर मैं कहूं यहाँ पे देखो हीट ट्रांसफर की दो इक्वेशन, तुम मोर देन वन इक्वेशन हीट ट्रांसफर के लिख सकते हो। जो हीट है वो इसमें इस डायरेक्शन से इंटर हो रही है, ठीक है, और इस डायरेक्शन से लीव हो रही है। तो अगर स्टडी स्टेट की मैं बात करूं तो स्टडी स्टेट में एक तो तुम देखो जो फाइनल इक्वेशन हम हीट ट्रांसफर की लिखेंगे वो तो हम ये लिखेंगे जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर है, ठीक है, डिवाइडेड बाय R टोटल जो है वो तुम लिख सकते हो। तो ओवरऑल अगर टेम्परेचर डिफरेंस देखें तो ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस है T इन्फिनिटिव माइनस T इन्फिनिटिव 1 माइनस T इन्फिनिटिव 2, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस। तो अगर ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे T इन्फिनिटिव 1 माइनस T इन्फिनिटिव 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय दिस R टोटल, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय R टोटल की जगह मैं सीधा ही लिख देता हूं, पूरा ही लिख देता हूं मैं यहाँ पे 1/H1A प्लस LA बाय KA A प्लस LB बाय KB A प्लस LC बाय KC A प्लस 1/H2A। दिस इज द टोटल थर्मल रेजिस्टेंस। एक तो इस तरीके से तुम Q की वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। ये तो ओवरऑल हुआ, ठीक है। अब ये कहां से आया मैं बता दूंगा अभी तुम लोगों को कि ये कहां से आया, ये कैसे लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। देखो अगर मैं वैसे बात करूं तो हर फेज मतलब T1 से T इन्फिनिटिव 1 से T1 के बीच हीट ट्रांसफर हो रहा होगा, T1 से T2 के बीच हीट ट्रांसफर होगा, T2 से T3 के बीच हीट ट्रांसफर होगा और T3 से T4 के बीच हीट ट्रांसफर होगा। ये सारे हीट ट्रांसफर जो है वो क्यों ही है, क्योंकि हम स्टडी स्टेट कंडीशन यहाँ पे मान के चल रहे हैं। वी आर एज्यूमिंग दिस टू बी ए स्टडी स्टेट कंडीशन, सो द हीट ट्रांसफर विल बी सेम, ठीक है। हीट तो उतनी ही निकल रही है, क्यों ही जा रही है, जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है वो अमाउंट तो क्यों ही है, ठीक है। तो क्यू विल बी सेम, आइदर यू विल अप्लाई द इक्वेशन फॉर दिस T1 to T infinity, T1 to T2 और T2 to T3 और T3 to T4 और T4 to T infinity 2। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो Q को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर Q वैसे लिखना चाहें तो Q को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो Q को हम लिख सकते हैं, पहला हम ये लिखेंगे कि भाई कि इसके लिए लिखना चाहते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच। तो इन दोनों के बीच अगर हम लिखना चाहें तो हम सीधा इसको लिखेंगे T infinity 1 माइनस T1 डिवाइडेड बाय the resistance between these this particular section, जो T infinity 1 और T1 के बीच में जो रेजिस्टेंस है, तो इसका रेजिस्टेंस तुम्हें ऑलरेडी पता है, तो इसकी वैल्यू होगी 1/H1A, ठीक है, विल बी इक्वल टू व्हाट दिस। अगर इसके लिए लिखना चाहे T1 T2 के बीच लिखेंगे तो T1 T2 के बीच क्या लिखेंगे भाई, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा L, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा LA/KA into A, ठीक है। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन T1 टू T2। अगर T2 T3 के बीच लगाएंगे हीट ट्रांसफर की इक्वेशन या फूरियर इक्वेशन तो यहाँ पे लिखेंगे T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाय LB अपॉन KB इंटू एरिया, और यहाँ पे अगर लगाएंगे T3 T4 के बीच लगाएंगे तो लिखेंगे T3 माइनस T4 डिवाइडेड बाय LC KC इंटू एरिया, ठीक है।
इसी तरीके से ये लास्ट वाले का यहाँ पे अब जगह नहीं बची तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सीधा, यहाँ के बाद यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो Q की वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसके बीच लगाएंगे T4 और T इन्फिनिटिव के बीच तो लिखेंगे T4 माइनस T इन्फिनिटिव 2 divided by this resistance 1 upon H2A. So the Q will all Q will be same, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास स्टडी स्टेट की कंडीशन है। इन द स्टडी स्टेट कंडीशन इट इज द हीट ट्रांसफर विल बी ऑलवेज सेम। देखो हीट तो वही ट्रांसफर हो रही है, ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे हीट अलग ट्रांसफर हो रही है, यहाँ अलग, यहाँ अलग, हीट उतनी ही ट्रांसफर हो रही है। द Q इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज फ्लोइंग, ठीक है, इन दिस सर्किट। तो Q तो सेम ही है, यहाँ से जो इधर की तरफ जा रहा है वो क्या है, Q सेम ही है, चाहे यहां से निकाले, चाहे यहां से निकाले, चाहे यहां से निकाले, चाहे यहां से निकाले, दिस ऑल Q विल बी सेम, ठीक है। सो द Q कैन बी रिटन लाइक दिस। इस तरीके से हम जो Q की वैल्यू है उसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। देखो जो फ्लो कर रहा है वो Q फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यस सर। ये ऐसे भी लिख सकते हो, एक एक तोड़ तोड़ के, ठीक है, मतलब एक एक छोटे छोटे थर्मल रेजिस्टेंस के लिए Q की वैल्यू लिख सकते हैं। अब ये समझ में आ गया। अब देखो ये इक्वेशन कहां से आई है, जो टोटल वाली, ये ओवरऑल वाली जो इक्वेशन आई है, ये बहुत इजी है यार निकालना। मैं तुम्हें निकाल के नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें प्रोसीजर बता देता हूं इसका क्या है। देखो तुम क्या करते हो, अगर इस इक्वेशन से T इन्फिनिटी माइनस T1 की वैल्यू लिख लो, क्या आएगी, Q मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन H1A, ठीक है। एक बार करके बता देता हूं, ठीक है, नई स्लाइड्स में बताता हूं तुम्हें। मैं एक नई स्लाइड्स खोल लेता हूं भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अभी सेव करना है कुछ भी सेव कर लो, ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसे बता दूंगा। तो वो था हमारा, देखो जो हमारी इक्वेशन आई थी, ठीक है, वो इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन इस तरीके से थी कि Q इजिकल टू हमारा आया था, पहली वाली अगर मैं बात करूं, T इन्फिनिटी 1 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन H1A आया था, ठीक है, इज इक्वल टू आया था T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय LA अपॉन KA इंटू एरिया A, ठीक है, ये आया था। अब देखो मान लो इसी तरीके से सो ऑन आगे भी, इसके आगे भी इसी तरीके से, ठीक है। अगर मैं यहां से T इन्फिनिटी 1 माइनस T1 लिखना चाहूं इस इक्वेशन से, इन दोनों को मिला के, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, Q इंटू H1A, ये लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां से अगर मैं लिखना चाहूं इन दोनों इक्वेशन को मिला दो, इन दोनों इक्वेशन को मिला के अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं क्या, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू लिख सकता हूं ये Q मल्टीप्लाइड बाय LA KA A, ठीक है। इसी तरीके से आगे भी लिख दोगे भाई, T2 माइनस T3, T3 माइनस T4, सबकी वैल्यू लिख दोगे, सबको ऐड कर दो, जितनी इक्वेशन बनेगी, ये एक इक्वेशन हो गई, वो दूसरी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आगे ऐड करते जाओ, सबको जब ऐड कर दोगे देन यू विल गेट दिस इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन। इफ यू विल ऐड ऑल दीज इक्वेशन then you will get the overall heat transfer equation that is nothing but T infinity 1 minus T infinity 2, क्योंकि जब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर इसके साथ अगला ऐड करोगे तो T2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे ऐड करते जाओगे सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और तुम्हारी इक्वेशन में फाइनली बचेगा ये T1 T infinity 1 minus T infinity 2 divided by the total thermal resistance, okay, and this total thermal resistance for a series or for a slabs in the series will be nothing but this total thermal resistance will be nothing but R1 plus R2 plus R3 plus dot 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 so on, जितने भी सीरीज में लगे सारे आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक? किसी को दिक्कत? अगर किसी को ये प्रॉब्लम है कि सर ये इक्वेशन कहां से आई, तो मैंने बता दिया, ठीक है, निकाल लोगे ना, कि ये भी बताना है? निकाल लेंगे सर। हाँ सब, अरे यहां से देखो ये जो इक्वेशन लिखी तुमने, ठीक है, Q की, इसको बस करना क्या है कि यहाँ से T1 माइनस T इन्फिनिटी लिख दो, यहाँ से T1 माइनस T2 लिख दो, और यहाँ पे लिखते तो क्या लिखते भाई, T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाय LB अपॉन के KB इंटू A। तो यहाँ से T2 माइनस T3 लिख देते भाई, इन दोनों को यूज करके T2 माइनस T3 लिख देते। इसी तरह से सारे लिख लोगे, फिर ऐड कर दो सबको, ठीक है, सारी इक्वेशन को, तो फाइनल यू विल गेट दिस Q टू बी एज दिस, ठीक है। ये बुक में नहीं लिखा हुआ है इसीलिए मैंने तुम्हें बता दिया, बुक में तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, तुम कहोगे सर डायरेक्ट कहां से आ गया, ठीक है, तो आ तो वैसे भी सकता है, अगर फूरियर लॉ लगाओगे तो भी आ जाएगा, ठीक है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। फूरियर लॉ यही कहता है कि डेल टी डिवाइडेड बाय टोटल होगा आर टोटल, लेकिन ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, इस तरीके से भी हो जाएगा। तो ये सीरीज का तो कंसेप्ट मेरे हिसाब से हो गया होगा सबको क्लियर, ठीक है। अब आ जाते हैं पैरेलल पे। सीरीज वाला क्लियर हो गया सबको? यस सर। किसी को भाई अभी इसमें कोई दिक्कत हो अभी बता दो, तो मैं पैरेलल पे मूव करूंगा। ओके,
तो हम लोग अब आ जाते हैं पैरेलल पे। जो दूसरा केस हो सकता है वो हो सकता है पैरेलल में जब स्लैब्स हो, ठीक है। तो पहला केस हमने डिस्कस कर लिया था, अब मैं यहाँ पे दूसरा केस लिख रहा हूं। दूसरा जो है हमारा, ठीक है, दूसरा है हीट कंडक्शन थ्रू पैरेलल स्लैब्स, ठीक है, हीट कंडक्शन थ्रू पैरेलल स्लैब्स, ठीक है। अब भाई पैरेलल स्लैब्स का पहले डायग्राम भी बनाना पड़ेगा हमें, जब पैरेलल स्लैब्स की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो डायग्राम बना लेते हैं। पैरेलल स्लैब्स किस तरीके का होगा, देखो पैरेलल स्लैब्स इस तरीके का होगा कि एक तो तुम्हारी ये हो गई स्लैब, एक स्लैब तो ये हो गई, ठीक है। इसके साथ पैरेलली दूसरी स्लैब होगी, ये दूसरी स्लैब हो गई इस तरीके से, ठीक है। तो एक स्लैब ये हो गई और एक स्लैब ये हो गई, दोनों पैरेलल में है, ठीक है। लेंथ थोड़ी सेम लग रही है, मैं थोड़ा लेंथ छोटे बड़ी कर देता हूँ, जिससे कि तुम्हें ऐसा ना लगे कि दोनों बिल्कुल सेम ही है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ऊपर वाले को, ठीक है। ये इस तरीके से मान लेते हैं कि जो हमारा यहाँ पे इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसको हम के ए मान लेते हैं। दिस इज योर स्लैब ए, ठीक है, एंड दिस इज योर स्लैब बी। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दिस स्लैब टू बी के ए, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दिस स्लैब टू बी के बी, ठीक है। वी एज्यूमिंग दैट द हीट इज ट्रांसफरिंग इन दिस डायरेक्शन Q, ठीक है। द एरिया दैट इज टेकन हियर, द एरिया दैट विल बी टेकन हियर, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो एरिया है, ठीक है, इस स्लैब का जो एरिया है, तो इस स्लैब का एरिया मैं मान लेता हूं ए ए, ठीक है, ए ए मैंने मान लिया इसका एरिया, ठीक है। और इसका एरिया मैं मान लेता हूं ए बी, ठीक है। ए बी इज द एरिया ऑफ बी स्लैब। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया, समझ रहे हो, ये वाला एरिया। यहाँ पे इसकी लेंथ हो जाएगी और उधर जितनी इसकी वो होगी चौड़ाई जो होगी, ठीक है, उसके हिसाब से ये आ जाएगा, ठीक है। इसका जो लेंथ है वो मैं सेम मान लिया है मैंने, लेंथ इसमें सेम है, या जो थिकनेस है वो सेम है, थिकनेस ऑफ द स्लैब इज है, ठीक है। तो हीट इस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है। जो टोटल एरिया की अगर मैं बात करूं तो टोटल एरिया हमारा ए मान लेते हैं हम। ये वाला एरिया जो है ये टोटल एरिया डिनोट कर रहा है, यहां से यहां तक का जो एरिया है दैट इज ए, ठीक है, द टोटल एरिया, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि इसमें से हम ये निकालें, इसका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो हम बनाएं, ठीक है। तो देखो इससे कुछ हीट ट्रांसफर हो रहा होगा क्यू ए, ठीक है, क्योंकि इसका एरिया कम है, टी ए है इसका एरिया, ठीक है। इससे कुछ हीट ट्रांसफर हो रहा होगा क्यू बी, ठीक है। ये क्यू ए और क्यू बी अलग अलग होंगे, ठीक है, और टोटल अमाउंट क्या होगा हमारा क्यू होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो क्यू की वैल्यू क्या होगी? क्यू की वैल्यू हम लिख सकते हैं, द क्यू कैन बी रिटन एज क्यू ए प्लस क्यू बी, ओके, द टोटल क्यू विल बी क्यू ए प्लस क्यू बी, ठीक है। अब मैं कहूं कि भाई इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है, ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा कि यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर बोलूं कि इस यहाँ पे भी टेम्परेचर हमें एज्यूम करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। लेट मी कॉल द टेम्परेचर ऑफ दिस पॉइंट टू बी T1, ठीक है, एंड द टेम्परेचर ऑफ दिस पॉइंट टू बी T2, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर मैं T1 मान लेता हूँ और यहाँ का टेम्परेचर अगर T2 मान लेता हूँ, ठीक है। इधर मैं यहाँ पे फ्लूइड का केस नहीं एज्यूम कर रहा हूँ, सिंपल लेके चल रहे हैं हम इसको, ठीक है। इसका हमने सीधा सीधा इस वाले सरफेस का टेम्परेचर T1 मान लिया, इस वाले सरफेस का T2 मान लिया, ठीक है। अब मैं अगर कहूँ इसका सर्किट बनाओ, इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे बोलेंगे कि भाई यहाँ पे होगा T1, ठीक है, इसके बीच में होगा थर्मल रेजिस्टेंस एक, ये मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं T1, ठीक है। अब यहाँ पे होगा एक थर्मल रेजिस्टेंस जो कि ऊपर वाली स्लैब के कारण होगा, ठीक है। नीचे एक थर्मल रेजिस्टेंस होगा जो कि नीचे वाली स्लैब के कारण होगा, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल स्लैब हमने रखी हुई है, ठीक है। इस तरीके से होगा। एंटर इसमें कितना कर रहा होगा? क्यू अमाउंट। लीव कितना कर रहा होगा? क्यू अमाउंट, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? T2, ठीक है। एंटर Q1 क्यू कर रहा है, लीव क्यू कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि इसमें कितना हीट फ्लो कर रहा है, तो इसमें हीट फ्लो कर रहा है QA, ठीक है, और इसमें हीट कितना फ्लो कर रहा है? QB, ठीक है। इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? LA बाय ये कंडक्टिव रेजिस्टेंस है, ठीक है, KA इंटू AA, एरिया ऑफ A, ठीक है। अगर मैं कहूं इसके कंडक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो LB डिवाइडेड बाय KB मल्टीप्लाइड बाय A इंटू B, ठीक है, एरिया ऑफ B।
तो इस तरीके से जो इसका थर्मल सर्किट है वो डिजाइन होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं, मान लो कि मैं यहाँ पे इसको टोटल Q की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो Q की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, ये तुम सबको पता है कि Q की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे QA और QB की वैल्यू डाल देता हूं तो QA की वैल्यू तो लिख सकते हो बहुत इजीली। QA की वैल्यू क्या लिखेंगे, QA की वैल्यू लिखेंगे T1 माइनस T2, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस बिटवीन दिस। थर्मल रेजिस्टेंस कितना है, LA बाय KA, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं LA बाय KA। QA की वैल्यू होगी T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय द थर्मल रेजिस्टेंस, दिस थर्मल रेजिस्टेंस, दिस इज नथिंग बट LA। तो LA और LB तो सेम ही है, तो यहाँ LA मैंने लिखा हुआ है तो इसको मैं A हटा देता हूँ, सीधा L लिख देता हूँ, ठीक है। L अपॉन KA इंटू एरिया ऑफ A, ठीक है, प्लस T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L अपॉन KB एरिया B, ठीक है। इस तरीके से लिख दोगे, ठीक है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, T1 माइनस T2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन L बाय KA AA प्लस L अपॉन KB AB, ठीक है। दिस विल बी द इक्वेशन, ओके। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो सीधा सीधा जो हमारा Q होता है वो तुम सबको पता है कि Q क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखोगे अगर टोटल रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू की मैं बात करूं, ठीक है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, ठीक है, मतलब उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, द टोटल रेजिस्टेंस विल बी रिटन एज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। मतलब अगर वैसे लिखना चाहे इसको सॉल्व कर लोगे तो R1 या RA लिख लेते हैं, इसको RA और RB माना हुआ है, तो 1 अपॉन R जो टोटल होगा दैट विल बी 1 अपॉन RA प्लस 1 अपॉन RB, यही वैल्यू आ रही है ना, 1 अपॉन ये आ जाएगा। अगर इसको नीचे लिखोगे तो क्या लिखोगे, यही लिखोगे 1 अपॉन ये टोटल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा 1 अपॉन RA प्लस 1 अपॉन RB हो जाएगा एंड R टोटल कैन बी ऑल्सो रिटन एज, अगर इसको सॉल्व कर देते हो तो जैसे लिखते थे इलेक्ट्रिकल सर्किट में वैसे ही यहाँ पे भी वैल्यू आ जाएगी भाई, ठीक है। अगर मैं सीधा R टोटल लिखना चाहूँ तो तुम अपना सॉल्व करके देख लेना, या तो ऐसे लिख लेता हूँ, बता देता हूँ, 1 अपॉन R टोटल ही लिख लेते हैं। 1 अपॉन R टोटल क्या होगा, RA RB प्लस RA, ठीक है। इसका मतलब ये 1 अपॉन R टोटल है, तो R टोटल क्या होगा, R टोटल इसका रिवर्स हो जाएगा, RA RB डिवाइडेड बाय RA प्लस RB, ठीक है। सो दिस विल बी द टोटल रेजिस्टेंस इन केस ऑफ द पैरेलल फ्लो, ठीक है। पैरेलल फ्लो के केस में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो इसी तरीके का होगा। क्यों, ये देखो इस इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हो ना, Q इक्वल टू होता है डेल्टा T डिवाइडेड बाय R टोटल, ठीक है। तो इसको अगर लिखोगे तो Q इक्वल टू क्या लिखते हो, डेल्टा T डिवाइडेड बाय R टोटल, ठीक है। अब ये वैल्यू अगर देखोगे ध्यान से तो ये वैल्यू देखो क्या है, ये है हमारे T1 माइनस T2 और डिवाइडेड बाय ये टोटल लिख देंगे, यहाँ पे 1 भी आएगा, ये 1 अपॉन ये आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू देख सकते हो, यही तो है डेल्टा T। एक मिनट में, ओके, तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब मैं आगे ये बता देता हूँ, देखो ये इक्वेशन जो आई है ये हमारा कैसे R टोटल इक्वल टू 1 अपॉन RA प्लस RB आया है, ठीक है। तो इसके लिए अगर इस इक्वेशन को वैसे लिखोगे तो क्या लिखोगे, T1 माइनस T2, ठीक है। और अगर डिवाइडेड बाय हम यहाँ पे लिखना चाहें तो इसको हम क्या लिखेंगे, R टोटल, ठीक है, ये R टोटल लिखेंगे। अब R टोटल हमारा क्या होगा,
T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय ये 1 अपॉन L अपॉन KA बाय AA प्लस 1 अपॉन L अपॉन KB बाय AB। ठीक है, तो यही है तुम्हारा ये T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन RA प्लस 1 अपॉन RB। ठीक है, तो इसीलिए जो टोटल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमारा क्या है, 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 1 अपॉन RA प्लस 1 अपॉन RB। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस होगा अगर पैरेलल सर्किट में लिखोगे तो RA प्लस RB मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सीरीज में, पता चल गया R1 प्लस R2 लिखेंगे सीधा सीधा, और पैरेलल के केस में 1 अपॉन R टोटल विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नाउ कम टू द कॉम्प्लेक्स केस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स केस का मतलब क्या, जहां पे सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, तो मैं एक तुम्हें बहुत ही वैसा बिल्कुल कॉम्प्लेक्स सर्किट दिखा देता हूं तुम लोगों को बना के, और उस कॉम्प्लेक्स सर्किट का जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो composite wall, now the third case we are going to discuss. The third case is composite wall in series and parallel. Composite wall in series and parallel, दोनों हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं तुम्हें एक बहुत ही वैसे ही कॉम्प्लेक्स केस मैं बता देता हूं। देखो, मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स केस है जिसमें ये मान लेते हैं कि हमारा एक वाल है। ठीक है, इससे लगता हुआ एक दूसरा वाल भी है अपने पास इस तरीके का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसके बाद दो पैरेलल में लगे हुए हैं वाल, एक वाल ये मान लेते हैं और एक वाल ये मान लेते हैं। ठीक है, ये पैरेलल में लगे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर से एक सिंगल वाल लगा हुआ इस तरीके। ठीक है, सो दिस इज द वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स केस। ओके, अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे टेम्परेचर मान लेते हैं T1, यहाँ पे टेम्परेचर मान लेते हैं T2। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं T3। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं T3 टेम्परेचर ऑफ दिस वाल। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं T4 एंड यहाँ पे मान लेते हैं T5। ठीक है, ये सारे जो टेम्परेचर है वो हमने एज्यूम कर लिए। T3। ओके, तो इस तरीके का है। ठीक है, जो थर्मल कंडक्टिविटी है मैं सीधा सीधा सिंपल लिख देता हूँ, इसको K1 मान लेते हैं, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी को K2 मान लेते हैं। ठीक है, इसका एरिया A1 मान लेते हैं, इसका एरिया A2 मान लेते हैं। ठीक है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी को K3 मान लेते हैं, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी को K4 मान लेते हैं। ठीक है, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी को K5 मान लेते हैं। ठीक है, और जो लेंथ है वो सबकी अलग अलग है। लेट मी कॉल दिस लेंथ टू बी L1, this length to be L2, this length to be L3 and this length to be L4। ठीक है, ये सारी जो लेंथ है वो हमारे पास दी हुई है। Now our task is to reduce this thermal combination of this composite slab into the thermal resistance। ठीक है, तो ये हमारा टास्क है। ठीक है, तो बहुत इजीली हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। लेट मी कॉल की इधर भी कोई एयर भी मान लेते हैं। लेट मी कॉल द एयर एट दिस साइड हैविंग टेम्परेचर एट T∞1, दिस इज द टेम्परेचर, एंड लेट मी कॉल द एयर एट दिस साइड आल्सो एट T∞2, टेम्परेचर T∞2। ठीक है, and the coefficient of convective heat transfer to be H1 here and the coefficient of heat transfer to be H2 here. Now we want to reduce this circuit into the thermal resistance। ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस में हमें इसको रिड्यूस करना है, तो बहुत आसान है इसको रिड्यूस करना। देखो, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो तुम इजीली लिख सकते हो कि यहां से शुरू होगा सबसे पहले तो। ठीक है, यहां से शुरू होगा। लेट मी कॉल द टेम्परेचर टू बी T∞1। ठीक है, T∞1 से T1 के बीच में सीधा सीधा एक रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, T1 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन H1A होगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। फिर उसके बाद T1 से T2 के बीच में एक कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, तो सीधा सीधा T1 हो गया, यहाँ पे T2 हो गया।
इसके बीच में जो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, L1 अपॉन K1A। एरिया इज एज्यूम टू बी A, ठीक है। एरिया हमने ये जो टोटल एरिया है, मतलब यहां से यहां तक का जो एरिया है ये हमने A मान लिया है, ठीक है, जिसकी वैल्यू A1 प्लस A2 है। A1 प्लस A2 करोगे तो A ही मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये T1 प्लस T2 में तो टोटल एरिया आ जाएगा A, ठीक है। इसी तरीके से T2 और T3 के बीच में फिर एक थर्मल रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, जो कि सीरीज में ही होगा इसके, ठीक है। T2 से T3 के बीच में यहाँ पे अगर मैं T3 मानूं तो इसकी वैल्यू होगी L2 अपॉन K2A, ठीक है। दिस विल बी द थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ तक अब हम पहुंच चुके हैं, ठीक है, T3 तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, वी हैव अ पैरेलल स्लैब है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पैरेलल स्लैब है तो इसीलिए जो सर्किट होगा उसमें पैरेलल रेजिस्टेंस आएंगे, ठीक है। दो पैरेलल रेजिस्टेंस आएंगे, एक रेजिस्टेंस इसकी वजह से आएगा, ये ऊपर वाली स्लैब की वजह से, और एक रेजिस्टेंस इसकी वजह से आएगा, ठीक है। तो दोनों रेजिस्टेंस हम लोग बहुत इजीली लिख सकते हैं। यहां से एक ऊपर की तरफ जाएगा, एक रेजिस्टेंस हो गया, यहां से नीचे की तरफ जाओगे, एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और फिर दोनों मिलके ये कहां पे आएंगे, T4 पे आएंगे, ये T4 होगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, ये तुम लोग बताओ भाई। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, ऊपर वाले रेजिस्टेंस बताओ, ऊपर वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो ये क्या है, थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये देखो लेंथ तो हमें मालूम है L3 है, दोनों की लेंथ क्या है, L3 है, तो L3 होगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है, Ka। थर्मल रेजिस्टेंस इसका कितना है, K3 है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, K3 है, और एरिया इसका कितना है, A1, ठीक है। नीचे वाले की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी L3 डिवाइडेड बाय जो इसका थर्मल कंडक्टिविटी वो कितनी है, K4 है, इसका एरिया कितना है, A2, ठीक है। तो यहां तक हम आ गए, T4 तक आ गए। अब T4 से T5 के बीच में फिर से एक रेजिस्टेंस होगा, ये कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस होगा। इसकी वैल्यू सीधा सीधा लिख सकते हो L4 डिवाइडेड बाय K4 इंटू A, ठीक है। और उसके बाद हम पहुंच गए T5 तक, और T5 से T6 या T इंफिनिटी 2 जो होगा, ठीक है, इसके बीच होगा H2 इंटू A, ठीक है। तो इस तरीके से जो तुम टोटल सर्किट है उसको तुम किस में रिड्यूस कर सकते हो, एक थर्मल रेजिस्टेंस में रिड्यूस कर सकते हो। इसके बाद अगर तुमसे कोई ये पूछता है कि ये बताओ कि Q की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, तो Q की वैल्यू तुम डायरेक्टली बता सकते हो, दिस विल बी नथिंग बट T इंफिनिटी 1 माइनस T इंफिनिटी 2, ठीक है। और तुम्हें जो कैलकुलेट करना है वो R टोटल कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इस सर्किट का R टोटल कितना होगा भाई, R टोटल बहुत इजीली इसका निकाल सकते हो। इन दोनों पैरेलल वाले को कंबाइन करके पहले एक ले लो, ठीक है। ये मान लो अगर इसको मैं बोल देता हूं R3 और इसको अगर मैं बोल देता हूं R4, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो दोनों हैं इनको तुम्हें कंबाइन करके लिख लेना है। तो यहाँ इन दोनों की जगह पे ऐसे निकाल सकते हो कि 1 अपॉन R टोटल जो होगा इन दोनों का, या R जो हमारा पैरेलल है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। तो यहाँ से मिल जाएगा, फिर यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टेंस लग जाएगा, उसके बाद सारे ऐड कर सकते हो, R1 R2 R3 ये जो भी है, ठीक है। फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड, थर्ड, उसके बाद यहाँ पैरेलल वाले को तुमने एक सिंगल रेजिस्टेंस में रिड्यूस कर लिया है, ठीक है, वो यहाँ आ जाएगा, उसके बाद दिस प्लस दिस, ठीक है। तो उस केस में इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये हमारी हो जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, R टोटल जो होगा यहाँ पे लग जाएगा, फिर ये सीरीज हो गया तुम्हारा। फिर तो सीरीज में कुछ नहीं है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने भी रेजिस्टेंस है सीधा ऐड कर दो। तो ये समझ में आ गया तुम लोगों को? यस सर। किसी को कोई भी दिक्कत इसको समझने में?